कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है। इस पुस्तक का पाठ 14 जल। पृष्ठ 136। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं, जो कि चित्र संख्या 14.1 में दर्शाया गया है। क्या आपको ये अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? चित्र संख्या 14.1 इस चित्र में पानी के विभिन्न उपयोग बताए गए हैं। चित्र में एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, एक बच्चा नहा रहा है, एक लड़का कपड़े धो रहा है और एक लड़की हाथ में घड़ा लिए खड़ी है। 14.1 हम कितने जल का उपयोग करते हैं? क्रियाकलाप 1। प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। सारणी 14.1 आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। यह एक सारणी दी गई है जिसमें 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में पानी के उपयोगों के बारे में बताया गया है। उसके सामने दूसरा कॉलम है जहां पर उपयोग हुए जल की मात्रा आपको बतानी है। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। पृष्ठ 137। बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? वे अपना काम कैसे चलाते हैं? आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित हैं? हम गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं, पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं, वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। 14.2 हम जल कहां से प्राप्त करते हैं? अपने उपयोग के लिए आप जल कहां से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे, हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है
कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। चित्र संख्या 14.2। इस चित्र में नदियों, झीलों, नलकूपों या कुओं से जल टोटियों में आता है, इस बात को दर्शाया गया है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सब के जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? पहली आपको यह बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? पृष्ठ 138। चित्र संख्या 14.3। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियां सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जलापूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जलापूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। 14.3 जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? चित्र संख्या 14.4 अलगनी पर सूखते कपड़े। इस चित्र में सूरज की रोशनी में सूखते हुए कपड़ों को दर्शाया गया है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों
तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहां से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। पृष्ठ 139। क्रियाकलाप 2। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का प्रेक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। चित्र संख्या 14.5। सूर्य के प्रकाश यानी धूप और छाया में जल का वाष्पन। यहां पर इस चित्र में एक घर के आंगन में छाये में एक प्लेट में पानी रखा हुआ है और दूसरी प्लेट में पानी सूर्य के प्रकाश में खुले में रखा हुआ है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहां भी पहुंच जाती है? हां, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? पौधों द्वारा जल की क्षति। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। यहां बूझो वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ता रहा है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है? पृष्ठ 140। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं? क्रियाकलाप 3। जल से आधा भरा गिलास लीजिए।
गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। चित्र संख्या 14.6। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहां से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। चित्र संख्या 14.6। इस चित्र में बर्फ और जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर प्रकट जल की बूंदों को दर्शाया गया है। पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी हैं। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठों जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होते देखा है? जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। चित्र संख्या 14.7। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। चित्र संख्या 14.7। इस चित्र में कुछ बादलों को दर्शाया गया है। पृष्ठ 141। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है। वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। 14.4 पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। चित्र 14.8 कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। चित्र संख्या 14.8। इस चित्र में वर्षा का जल झरनों और नदियों के रूप में बहता हुआ दर्शाया गया है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें
भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं, वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहेली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। पृष्ठ 142। चित्र संख्या 14.9। इस चित्र में जल चक्र को बादलों, तालाबों और नदियों के द्वारा दर्शाया गया है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। 14.5। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मॉनसून के मौसम में ही होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मॉनसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चित्र संख्या 14.10। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। चित्र संख्या 14.10 में भारी वर्षा के बाद का दृश्य दर्शाया गया है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। पृष्ठ 143। चित्र संख्या 14.11। इस चित्र में किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य दर्शाया गया है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलस्य जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। 14.6। यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में
पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। 14.7 हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। चित्र संख्या 14.12 में इसी प्रकार एक नल के आगे बर्तनों की कतार को दर्शाया गया है। पृष्ठ 144। 14.8 वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है, अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। एक, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा, जैसा कि चित्र संख्या 14.11 में दर्शाया गया है। चित्र संख्या 14.11 में भूमि के जल को पाइपों द्वारा मकान की छत पर ले जाया हुआ और संग्रहण करता हुआ दिखाया गया है। 2. एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। प्रमुख शब्द: बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जल वाष्प, जल चक्र। पृष्ठ 145। सारांश: जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं।
बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अभ्यास 1. यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन वाक्यों में रिक्त स्थान है। जहां सही शब्द भरकर आपको वाक्य को पूरा करना है। क. जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। ख. जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। ग. एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में रिक्त स्थान लाता है। घ. अत्यधिक वर्षा से रिक्त स्थान आती है। 2. इन वाक्यों को सुनकर बताइए कि यह प्रक्रिया वाष्पन के कारण है अथवा संघनन के कारण से है। क. ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। ख. गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। ग. सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। घ. गीले कपड़े से पोंछने के बाद शाम पट कुछ समय बाद सूख जाता है। ड. गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। 3. इन वाक्यों को सुनकर बताइए कि ये सत्य हैं या असत्य। क. वायु में जलवाष्प केवल मॉनसून के समय में उपस्थित रहती है। ख. जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। ग. जल के जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। घ. जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। ड. वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। पृष्ठ 146। 4. मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हां, तो कैसे? 5. एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। कारण बताओ। 6. चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। 7. बादल कैसे बनते हैं? 8. सूखा कब पड़ता है? प्रस्तावित परियोजनाएं और क्रियाकलाप। 1. 3 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिससे आप जल बचा सकते हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप को कैसे करेंगे, इसका उल्लेख कीजिए। 2. किसी पत्रिका या पुराने समाचार पत्र से हाल ही में आई बाढ़ या सूखे के चित्र एकत्र करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों ने जिन समस्याओं का सामना किया है, उन पर कुछ पंक्तियां लिखिए। 3. जल की बचत के उपायों पर एक पोस्टर बनाइए और उसे अपने विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। 4. जल की बचत के विषय पर अपने स्वयं के कुछ नारे लिखिए। 5. क्या नदियों को आपस में जोड़ना बाढ़ से बचने का एक उपाय हो सकता है? इसी के साथ 16 पाठों की इस पुस्तक का 14वां पाठ यहां समाप्त हुआ।